नमस्कार। बायजूस आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कोविड-19 और दक्षिण एशिया तथा डिजिटल न्याय वितरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एडिटोरियल्स पर। उसके बाद हम सामाजिक ऑडियो की चुनौतियां और सरकारी कर्मियों के फिशिंग का शिकार होने से संबंधित एडिटोरियल और आलेख को देखेंगे। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे और इससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एडिटोरियल आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 7 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में स्वास्थ्य से है। यह केंद्रित है दक्षिण एशिया में स्वास्थ्य के संकट से। इस समय पूरा दक्षिण एशिया कोरोना महामारी से जूझ रहा है। 18 मई के आंकड़ों के अनुसार भारत में 4529 मृत्यु एक ही दिन देखी गई और यह पूरी दुनिया में सबसे अधिक मृत्यु का आंकड़ा है। इससे पहले अमेरिका में जनवरी के माह में 4468 मृत्यु देखी गई थी। दक्षिण एशिया के अन्य देश जैसे कि नेपाल, श्रीलंका के साथ ही पाकिस्तान आदि में भी इस प्रकार के संकट को देखा जा रहा है, जिसमें श्रीलंका में मई माह में 78,000 से अधिक केसेस आए हैं और पाकिस्तान में भी प्रतिदिन 200 से अधिक मृत्यु देखी गई है। बांग्लादेश में भी स्थिति अच्छी नहीं है, जहां पे डेल्टा प्रकार के कोरोना वायरस का काफी आतंक देखा जा रहा है। दक्षिण एशिया में केवल भूटान ही ऐसा देश है जहां पे केवल एक मृत्यु देखी गई है और वहां केसों की संख्या भी 1724 ही है। भूटान में इस बेहतर स्वास्थ्य अवसंरचना का कारण वहां के लोगों की जागरूकता और सरकार द्वारा बेहतर स्वास्थ्य पर किया गया खर्च है, जिससे दक्षिण एशिया के सभी देशों विशेष रूप से भारत को सीख लेने की आवश्यकता है। यदि हम दक्षिण एशिया और भारत में विशिष्ट रूप से स्वास्थ्य संबंधी कुछ आंकड़े देखें तो विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 2017 में भारत में प्रति 1 लाख व्यक्तियों पर लगभग 85 चिकित्सकों की उपलब्धता है, जो पाकिस्तान में 98, श्रीलंका में 100 और जापान के 241 से काफी कम है। इसके अलावा प्रति 1 लाख लोगों पर 53 ही बेड्स हैं, जबकि पाकिस्तान में यह 63, बांग्लादेश में लगभग 80, श्रीलंका में 415 और जापान में 1298 हैं। प्रति 1 लाख लोगों पर भारत में लगभग 173 नर्स और दाई हैं, जबकि श्रीलंका में यह संख्या 220, बांग्लादेश में 40, पाकिस्तान में 70 और जापान में 1220 है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि भारत में दुनिया के सभी देशों की तुलना में सबसे अधिक आउट ऑफ पॉकेट व्यय यानी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर किया जाता है, जो भारत में कुल स्वास्थ्य व्यय का लगभग 65% है। जब किसी देश में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ज्यादा हो तो इसका तात्पर्य यह होता है कि उस देश विशेष में स्वास्थ्य को लेकर बीमा आदि की स्थितियां या फिर सामाजिक सुरक्षा की स्थितियां अच्छी नहीं है और स्वास्थ्य इमरजेंसी में नागरिकों को अपनी जेब से ही खर्च करना पड़ता है, जो उन्हें गरीब तक बना देता है। दक्षिण एशिया के साथ भारत में यदि हम इस प्रकार की बदहाल स्वास्थ्य स्थिति के कुछ प्रमुख कारणों के बारे में बात करें तो इसका एक सबसे महत्वपूर्ण कारण सरकारों द्वारा किया जाने वाला कम सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय है, जो 2013-14 में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 1% ही था और यह 2017-18 तक भी बढ़कर मात्र 1.28% तक ही पहुंच पाया है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में राज्यों की तुलना में केंद्र को ज्यादा शक्तियां प्राप्त हैं और राज्यों में विशेषज्ञ निकायों की कमी है, क्योंकि राज्यों के पास राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र या फिर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद जैसे विश्व स्तरीय संगठनों का अभाव देखा जाता है। साथ ही साथ राजकोषीय स्थिति में भी भारत में काफी अंतर देखा जाता है, जिसमें
प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय में राज्यों के स्तर पर ही व्यापक भिन्नता देखने को मिलती है, जो कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए राज्यों की क्षमता के संदर्भ में अंतर पैदा कर देती है। इसे हम प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य देखभाल व्यय में अंतरराज्यीय भिन्नता के आंकड़ों से भी देख सकते हैं, जिसमें 2010-11 से 2019-20 के आंकड़े महत्वपूर्ण हैं। यदि हम इसके आंकड़ों पर गौर करें तो हम ये पाते हैं कि 2010 से लेकर 2019 की अवधि में केरल और दिल्ली दो ऐसे राज्य और संघ शासित प्रदेश रहे जो सभी वर्षों में शीर्ष के करीब रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों की रैंकिंग सबसे नीचे रही है। इसमें हमें उड़ीसा को भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि 2010 में उड़ीसा राज्य द्वारा प्रति व्यक्ति किया जाने वाला स्वास्थ्य व्यय यूपी के बराबर ही था, लेकिन 2019 तक आते आते उसने उत्तर प्रदेश की तुलना में लगभग 2 गुना व्यय अधिक प्राप्त किया है, जो उसे कोरोना महामारी से बेहतर तरीके से लड़ने के लिए समर्थ बना देता है। इन आंकड़ों की पृष्ठभूमि में हमारे समक्ष कुछ ऐसे मुद्दे उभरते हैं जिसके निवारण के लिए हमें कार्य करने की आवश्यकता है। मुख्य रूप से हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि यदि हम कोरोना महामारी से बेहतर ढंग से लड़ना चाहते हैं तो इसके लिए हमें केंद्रीय स्तर पर एक समन्वित राष्ट्रीय योजना की आवश्यकता होगी। और जैसा कि अभी हाल में ही प्रधानमंत्री के द्वारा घोषणा की गई है कि केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से टीकों की खरीद सहित और अन्य जिम्मेदारियों को संभालने के लिए तैयार है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि केंद्र सरकार को ही अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से टीकों की खरीद के साथ अन्य जिम्मेदारियों को संभालने के लिए पहल करनी होगी, और एक बार जब टीके भारत में आ जाते हैं तो उन्हें राज्यों की जरूरतों के अनुसार पारदर्शी तरीके से समान रूप से वितरित किए जाने पर बल देना होगा। कोरोना महामारी की पृष्ठभूमि में यह बेहद आवश्यक हो गया है कि हम स्वास्थ्य के खर्च को बढ़ाने के लिए कार्य करें और राज्य और केंद्र दोनों को मिलकर जीडीपी का कम से कम 2 से 3% खर्च स्वास्थ्य क्षेत्र पर करना ही चाहिए। साथ ही साथ हमें विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुरूप डॉक्टरों की संख्या और अस्पतालों की संख्या को बढ़ाने के लिए कार्य करना होगा, और विशेष रूप से दक्षिण एशिया में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को भी कम करने के लिए कार्य करना होगा। यदि हम आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की दक्षिण एशिया में तुलना करें तो हम ये पाते हैं कि भारत में यह 62% के आसपास है, बांग्लादेश में यह लगभग 73 से 74% के आसपास है, और पाकिस्तान में ये लगभग 56% के आसपास है, जिसे 15 से 20% किए जाने की आवश्यकता है। क्योंकि यदि व्यक्ति अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य देखभाल के लिए खर्च करता है तो उस व्यक्ति के अपनी दूसरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खर्च में कमी हो जाएगी, जिससे उसको दीर्घकालिक गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। मुख्य रूप से दक्षिण एशिया में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति को बेहतर करने के लिए कार्य करना होगा, क्योंकि वर्तमान में शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर कोरोना महामारी का प्रसार देखा गया है। हाल के समय में दक्षिण एशिया में एक प्रवृत्ति यह भी देखी जा रही है कि किस प्रकार से विविध प्रकार के देश सैन्य क्षेत्र में ज्यादा खर्च कर रहे हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र में वह खर्च नहीं कर रहे हैं। जैसे कि पाकिस्तान के द्वारा कोरोना महामारी के बावजूद 2020-21 के वित्तीय वर्ष में खर्च को 12% बढ़ाकर कुल खर्च रक्षा क्षेत्र में लगभग $8 बिलियन के आसपास किया गया, जबकि इसी अवधि में स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च मात्र $51 मिलियन ही किया गया था, जो काफी कम है। भारत और बांग्लादेश में भी कमोबेश इसी प्रकार की स्थिति है, जिसको निवारित करने के लिए हमें दक्षिण एशिया में शांति की बहाली के लिए कार्य करना होगा। भारत को इसके संदर्भ में दक्षिण पूर्व एशिया से भी सीखे जाने की आवश्यकता है, जिसके तहत वियतनाम, लाओस, कंबोडिया आदि देशों के द्वारा अपने देशों में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज की विभिन्न स्कीमों को चलाया गया, और इसके माध्यम से कोशिश की गई कि वियतनाम, लाओस, कंबोडिया जैसे देशों में कम कीमत पर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राथमिक से तृतीयक स्तर तक प्राप्त कराई जा सकें। इसमें वियतनाम के द्वारा निवारक स्वास्थ्य पर निवेश को बढ़ाया गया है और बीमारियों के सर्विलांस और इमरजेंसी रिस्पांस मैकेनिज्म को भी बेहतर ढंग से कार्यान्वित किया गया है।
यदि हम इस तरीके के प्रयास दक्षिण एशिया में भी करते हैं तो निश्चित ही हम स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर बना पाएंगे, जो आगे चलकर भारत में कोरोना महामारी से भारत को बेहतर रिस्पॉन्स किए जाने के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होगा। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। यह केंद्रित है डिजिटल न्याय वितरण पर। स्वास्थ्य क्षेत्र के समान ही कोरोना काल में जिस एक और अन्य क्षेत्र पर सबका ध्यान गया है वह है न्याय को डिजिटली उपलब्ध कराने की संकल्पना। और भारत में न्याय को डिजिटली सब तक पहुंचाने के लिए ई कोर्ट प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो काफी लंबे समय से चर्चा में रहा है। भारत में ई कोर्ट प्रोजेक्ट के माध्यम से यह कोशिश की जा रही है कि हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से न्याय की डिलीवरी कर सकें और इसके माध्यम से ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयास कर सकें जो काफी लंबे समय से भारत की न्यायिक व्यवस्था के समक्ष विद्यमान है। सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी के अनुसार जून 2020 में भारत में लगभग 3.27 करोड़ केसेस पेंडिंग है और इसमें 85,000 से अधिक केसेस तो 30 साल से भी अधिक लंबित हैं, जिसका निपटारा किए जाने के संदर्भ में हमें अभी से प्रयासों को करना होगा, तभी हम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर सकेंगे। इन्हीं सब के लिए भारत द्वारा ई कोर्ट परियोजना को अपनाया गया है, जिसकी अवधारणा भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। इसके माध्यम से यह कोशिश की जा रही है न्यायालयों को भी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में सक्षम बनाया जा सके। इस परियोजना के माध्यम से न केवल कुशल और समयबद्ध आधार पर नागरिक केंद्रित सेवाएं विशेष रूप से न्यायिक क्षेत्र में देने का प्रयास किया गया है और साथ ही साथ न्यायालयों में ऑनलाइन निर्णय समर्थन प्रणालियों को विकास करने के लिए भी इसमें कार्य किया गया है। साथ ही साथ हितधारकों को सूचना की पहुंच में पारदर्शिता दी जा सके, इसके लिए प्रक्रियाओं को स्वचालित किया जाएगा और पूरी न्यायिक प्रक्रिया को गुणात्मक और मात्रात्मक रूप में बढ़ाकर न्यायिक प्रणाली को वहनीय, सुलभ और पारदर्शी बनाने पर भी इसमें बल दिया गया है। ई कोर्ट परियोजना के विस्तार से यह आशा की गई है कि इससे समाज के सभी वर्गों के लिए अदालतों में किफायती रूप में पहुंच आसान होगी और साथ ही साथ वर्तमान में जो हम ऑफलाइन स्तर पर सार्वजनिक भाषण आधारित न्यायिक प्रणाली का प्रयोग करते हैं, इसके विपरीत ई कोर्ट का अनुभव ज्यादा व्यक्तिगत और निजी होगा। साथ ही साथ ई कोर्ट के प्रसार से न्यायिक प्रक्रिया भी तेज हो सकेगी यदि ग्रामीण स्तर तक हम ई कोर्ट से संबंधित संसाधनों को प्रदान कर पाने में सक्षम होते हैं। साथ ही साथ न्यायपालिका क्षेत्र में सेवा वितरण तंत्र को भी अधिक पारदर्शी और लागत प्रभावी बनाने में भी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रकार की प्रणाली से न्यायिक प्रणाली को भी लाभ होगा, क्योंकि न्यायाधीश इसके माध्यम से केवल एक क्लिक के आधार पर महत्वपूर्ण दस्तावेजों को पुनः प्राप्त कर सकते हैं और इसके माध्यम से न्यायाधीश पुराने मामलों को भी ऑनलाइन देख सकते हैं। साथ ही साथ इसके माध्यम से विभिन्न न्यायालयों और विभागों के बीच डेटा को साझा करना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक एकीकृत प्रणाली के तहत सब कुछ ऑनलाइन उपलब्ध कराने पर बल दिया गया है। हालांकि हमें इससे संबंधित चुनौतियों को भी ध्यान में रखना होगा। वर्तमान परिस्थितियों में वर्चुअल कोर्ट निश्चित ही एक आवश्यकता प्रतीत होती है, लेकिन इसके निष्पादन में बहुत सारी ऐसी सीमाएं हैं जिसके निवारण की तत्काल आवश्यकता है। जैसे कि ई फाइलिंग प्रक्रिया अभी भी जटिलताओं से भरी हुई है और इसमें शुरुआत में काफी अवसंरचनागत निवेश करने की आवश्यकता होगी, जिससे ये लागत गहन पद्धति साबित हो सकती है। ऑनलाइन स्तर में लगातार हम हैकिंग और साइबर सुरक्षा की चुनौतियों का भी सामना कर सकते हैं और विशेष रूप से गांव आदि क्षेत्रों में जब तक हम पर्याप्त बुनियादी ढांचा, बिजली और इंटरनेट कनेक्टिविटी को उपलब्ध नहीं कराएंगे, तब तक इससे संबंधित परियोजना को काफी सफल रूप से तालुका और ग्रामीण स्तर तक लागू कर पाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
हमें यह भी समझना होगा कि ई कोर्ट के संदर्भ में जो ऑनलाइन रिकॉर्ड रखे जाएंगे, क्या उसको प्रभावी ढंग से संभालने के लिए जो स्टाफ है कोर्ट का वह बेहतर ढंग से प्रशिक्षित है अथवा नहीं। और साथ ही साथ ऑनलाइन प्रक्रिया के संदर्भ में शुरुआत में जो न्याय लेने वाले आएंगे वादी, क्या वे वादी इसके संदर्भ में पूरे विश्वास से युक्त होंगे, इसको भी हमें ध्यान में रखना होगा। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में ई कोर्ट परियोजना का तीसरा चरण जारी है, जिसके माध्यम से आपराधिक न्यायिक पद्धति से संबंधित सभी विभागों को आपस में जोड़े जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत पुलिस से लेकर सभी न्यायालयों को आपस में जोड़ा जाना है और डाटा को सीमलेस आधार पर शेयर किया जाना है। परंतु इस प्रकार की डेटा डिलीवरी सर्विस में भी अनेक प्रकार की चिंताएं व्यक्त की गई हैं, क्योंकि यदि हम डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान, एक विभाग से दूसरे स्थान पर गमन कराएंगे तो इस गमन की स्थिति में भी उसके हनन की आशंकाएं हो सकती हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2017 में दिए गए पुट्टा स्वामीवाद का उल्लंघन कर सकती है। ई कोर्ट परियोजना के तहत डाटा नियंत्रण के संदर्भ में 360 डिग्री की अप्रोच को अपनाया गया है, जिसके तहत यह कोशिश की गई है कि डेटा को स्थानीय स्तर से लेकर राज्य और राज्य स्तर से लेकर केंद्रीय स्तर तक एक एकीकृत दृष्टिकोण के साथ संग्रहित किया जा सके। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को डाटा में किसी प्रकार का सुधार करवाना हो तो इसके संदर्भ में भी वर्तमान में भी जिस तरीके से समस्याएं आती हैं वो भविष्य में भी जारी रह सकती हैं, जिससे सुलभ न्याय तक पहुंच हो सकता है संभव ना हो पाए। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जो पहले से विविध प्रकार के पूर्वाग्रह विद्यमान हैं, वो इस प्रकार की एकीकृत ऑनलाइन प्रक्रिया से और भी ज्यादा जटिल रूप में स्थापित हो सकते हैं। जैसे कि भारत में पारंपरिक रूप से कुछ जनजातियों को आदतन अपराधी माने जाने की प्रवृत्ति रही है, और यदि उनके द्वारा किया गया पूर्व अपराध भी केंद्रीकृत रूप में अपलोड हो जाता है तो ऐसे में उनके आगे भी अपराधी के रूप में ही दर्ज किए जाने की संभावनाएं काफी बढ़ जाएंगी, जो अपराधियों को निश्चित रूप से एक अपराधी ही बनाकर रख देगा। हमें यह भी देखना होगा कि किस प्रकार से ई कोर्ट परियोजना के माध्यम से केंद्रीकृत रूप से डेटा को इकट्ठा किए जाने की स्थिति में विविध प्रकार का डेटा जैसे कि पुलिस डेटा और विविध प्रकार का न्यायिक डेटा जैसे कि सिविल, वाणिज्यिक और व्यक्तिगत मामलों से संबंधित डेटा को भी एकीकृत रूप में केंद्रीकृत डेटा के रूप में अपलोड किया जाएगा। लेकिन इससे यह भी चुनौती खड़ी हो सकती है कि अनेक न्यायिक डेटा की पहुंच सरकार तक हो जाए, जिससे न्यायिक स्वतंत्रता बाधित हो सकती है और इसके माध्यम से सरकारी सर्विलांस भी बढ़ सकता है, जो एक बहुत बड़ी चिंता का केंद्र है। वर्तमान कोरोना काल में वर्चुअल कोर्ट की स्थापना एक आवश्यकता है, लेकिन भविष्य में भी यह स्थायी रूप से बेहतर तरीके से चल सके, इसके लिए कुछ उपायों को अभी से किए जाने की आवश्यकता है। जैसे कि ई कोर्ट की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए हमें एक सुनिश्चित नीतिगत ढांचे के साथ सामने आना होगा, जो पूर्व निर्धारित एक रोड मैप तैयार करे और ई कोर्ट की दिशा में एक बेहतर दिशा देने में मदद करे। साथ ही साथ हमें ई कोर्ट के संदर्भ में जो बुनियादी ढांचा है उसकी वर्तमान स्थिति को उन्नत करने के लिए भी कार्य करना होगा, ताकि ग्रामीण स्तर तक हम एक बेहतर ई कोर्ट के संदर्भ में बुनियादी ढांचे की पहचान और उसका विकास कर सकें। हमें ई कोर्ट और ऑनलाइन प्रक्रिया के संदर्भ में एक मजबूत सुरक्षा प्रणाली की भी तैनाती करनी होगी, जिसके माध्यम से किसी प्रकार की हैकिंग को समय रहते ही रोका जा सके और इस पूरी प्रक्रिया को हम यूजर्स के अनुकूल बना सकें, इसको भी किए जाने की जरूरत है। साथ ही साथ ई डेटा को संभाले रखने के संदर्भ में कर्मियों के प्रशिक्षण को भी तैयार करना होगा, ताकि वह बेहतर ढंग से ई फाइल से संबंधित विविध प्रविष्टियों और उनसे संबंधित जमानत आदेश, आदेश की प्रतियों, ई फाइलिंग आदि का बेहतर ढंग से रिकॉर्ड बनाकर रख सके। इसके लिए न्यायपालिका द्वारा ई न्यायालयों के ढांचे और प्रक्रिया से परिचित कराने के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जा सकते हैं और साथ ही विविध प्रकार की वार्ता और संगोष्ठियां भी आयोजित करवाई जा सकती हैं, ताकि ई कोर्ट के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके।
हमें ये समझना होगा कि वर्तमान में प्रौद्योगिकी के काल में प्रौद्योगिकी ही एक ऐसी पद्धति बनी है जो भविष्य में भी जारी रहने वाली है, तो हम उसे समझ सकें, उसके अनुसार स्वयं को ढाल सकें। इसके लिए हमें तंत्र में ही सुधार करना होगा ताकि प्रौद्योगिकी के अनुकूल हम बन सकें और इसको बेहतर ढंग से ग्रामीण स्तर तक भी लागू किया जा सके। तभी हम बेहतर ढंग से ऑनलाइन न्यायिक प्रक्रिया को सुनिश्चित रूप से भारत में लागू कर पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 7 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में आंतरिक सुरक्षा से है। यह केंद्रित है सामाजिक ऑडियो की चुनौतियों पर। हाल के समय में सोशल मीडिया क्षेत्र में कुछ नवाचार देखे गए हैं, जिसके तहत एक नवीन प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उत्थान हुआ है, जिसको सोशल ऑडियो कहा जाता है। हाल ही में एक नवीन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्लब हाउस का उदय देखा गया है, जिसको एंड्रॉयड सिस्टम पर 20 लाख से ज्यादा यूजर बेस प्राप्त हो गए हैं और 2021 में क्लब हाउस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का कुल मूल्यांकन $4 बिलियन से अधिक आंका गया है। यह एक प्रकार से पारंपरिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, व्हाट्सएप, यूट्यूब में एक नवीन क्रांति को सामने ला सकता है। क्लब हाउस की संकल्पना के तहत लोग क्लब हाउस ऐप को डाउनलोड करते हैं और इसमें अपने अलग अलग ग्रुप बनाकर आपस में लाइव बातचीत कर सकते हैं और विचारों का पारस्परिक आदान प्रदान कर सकते हैं। इसके तहत जो चैट रूम की संकल्पना होती है, उसी के अनुरूप लोग अपने समूह बना सकते हैं और विभिन्न विषयों पर बातचीत भी कर सकते हैं। विशेष रूप से कोरोना काल में तो इस तरीके की प्रवृत्तियां काफी बढ़ी हैं, क्योंकि लॉकडाउन में घर बैठे बैठे लोग बातचीत करने के लिए नवीन माध्यमों की तलाश कर रहे हैं। इसी के चलते क्लब हाउस को पहले एप्पल के सिस्टम पर लोकप्रियता मिली और वर्तमान में यह एंड्रॉयड सिस्टम पर भी काफी लोकप्रिय होकर उभरा है। लोकप्रियता के बावजूद हाल में इसकी निजता को लेकर अनेक प्रश्न खड़े किए गए हैं, जिसको ध्यान में रखना जरूरी है। जैसे कि क्लब हाउस जब डाउनलोड किया जाता है तो वह लोगों के पर्सनल डेटा को, कॉन्टैक्ट डिटेल्स को प्राप्त कर लेता है, जिसको आगे दुरुपयोग किया जा सकता है। क्लब हाउस ऐप की सबसे बड़ी कमी जो बताई जा रही है वो ये है कि यह व्हाट्सएप के विपरीत एंड टू एंड इंक्रिप्शन का प्रयोग नहीं करता है, जिससे बीच में डेटा के लीक होने की संभावना बनी रहती है। साथ ही साथ जब बातचीत की जाती है तो बातचीत वाली चैट के दौरान बातचीत के डेटा को चैट जारी रहने तक स्टोर करके रखा जाता है, जिसका बाद में दुरुपयोग भी किया जा सकता है। यह भी देखा गया है कि क्लब हाउस का जो बैक एंड संरचना है उसको एक चाइनीज स्टार्टअप ऐप एगोरा द्वारा प्रदान किया गया है, जिससे भविष्य में चीनी सरकार की निगरानी भी बढ़ सकती है। विद्वानों के अनुसार क्लब हाउस के जो अनेक मानक हैं वो यूरोपीय जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के सिद्धांतों के भी विपरीत हैं, जिसमें सुरक्षा का सिद्धांत, आनुपातिकता का सिद्धांत, आवश्यकता के सिद्धांत के साथ ही संचार की गोपनीयता भी भंग हो सकती है इस ऐप का इस्तेमाल किए जाने पर। क्लब हाउस में पर्सनल डेटा प्रोसेसिंग से संबंधित भी चिंताएं बनी हुई हैं, क्योंकि क्लब हाउस का डिजाइन डिफॉल्ट रूप में ही कई मानकों के अनुरूप असुरक्षित है, जिसे निवारित किए जाने के लिए हमें कार्य करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 8 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में आंतरिक सुरक्षा से है। इसमें बात की गई है अनेक सरकारी कर्मियों के फिशिंग के शिकार होने पर। हाल ही में ये देखा गया कि विविध सरकारी कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन के संदर्भ में पुष्टि करने के लिए एक प्रकार का एसएमएस के माध्यम से मैसेज प्राप्त हुआ और उनको ये कहा गया कि वह दिए गए लिंक पर क्लिक करें। जैसे ही उन्होंने उस लिंक पर क्लिक करा, कुछ लोगों द्वारा यह भी शिकायत की गई कि उनका डेटा लीक हो गया या फिर उनका डेटा हैक कर लिया गया। यही कारण है कि सरकार द्वारा अब रक्षा मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के कर्मियों को यह चेतावनी जारी की गई है कि यदि इस प्रकार का कोई मैसेज उन्हें प्राप्त होता है और इसके संदर्भ में किसी प्रकार का लिंक उन्हें दिया जाता है तो उन्हें इसका ध्यान रखना चाहिए और बिना उसकी पुष्टि किए उसे खोलना नहीं चाहिए। हाल के समय में साइबर
सुरक्षा के संदर्भ में इस प्रकार की चिंताएं काफी बढ़ी हैं, जिसमें विशेष रूप से फिशिंग की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। जब हम बात करते हैं फिशिंग की, तो फिशिंग एक ऐसा साइबर अपराध है जिसमें ईमेल, टेलीफोन या टेक्स्ट मैसेज द्वारा लक्ष्य से संपर्क किया जाता है, यानी किसी व्यक्ति को कोई मैसेज भेजा जाता है और उसको इस प्रकार से मैसेज भेजा जाता है कि उस व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि यह किसी अधिकारी द्वारा या फिर प्राधिकारी अथवा सरकार या विश्वसनीय स्रोत जैसे बैंक आदि द्वारा भेजा गया है। व्यक्ति से उसके व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी मांगी जाती है, जिसमें बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड का विवरण, पासवर्ड जैसे संवेदनशील डेटा होते हैं और जैसे ही वह व्यक्ति उस प्रकार के डेटा को एंटर करता है, उसकी सारी जानकारी चुरा ली जाती है। इसमें अनेक बार यह भी देखा जाता है कि असली लगने वाली वेबसाइट को क्लोन करके बनाया जाता है और टारगेट व्यक्ति को उस क्लोनिंग वाली वेबसाइट पर लक्षित करके लाया जाता है और उससे सारी जानकारी अपलोड करवाकर उसकी महत्वपूर्ण गोपनीय जानकारी चुरा ली जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में जो व्यक्ति होते हैं उनको मैसेज आदि भेजे जाते हैं और मैसेज आदि भेजने के बाद उनको इस प्रकार की क्लोन्ड वेबसाइट पर लाया जाता है ताकि उनकी जानकारी को चुराया जा सके। निश्चित रूप से हमें इस प्रकार की साइबर ट्रिक्स को समझना होगा और जागरूकता के आधार पर हमें इससे बचकर रहने के लिए प्रयासों को करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, ई कोड परियोजना निगरानी जोखिमों को बढ़ाए बिना सेवा वितरण के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकती है। आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। 15 अंक 250 शब्द। दूसरा प्रश्न है, दुर्बल करने वाली महामारी के बावजूद स्वास्थ्य क्षेत्र में राज्य का निवेश अत्यधिक अपर्याप्त है। दक्षिण एशिया की पृष्ठभूमि में चर्चा करें। 10 अंक 150 शब्द। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप ई कोड परियोजना का सामान्य परिचय देंगे और मुख्य भाग में ई कोड परियोजना के प्रमुख उद्देश्यों, लाभों और चुनौतियों की व्याख्या करेंगे। फिर आप चुनौतियों के समाधान के संदर्भ में कुछ सुझाव प्रस्तुत करेंगे और इस प्रकार से एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष देते हुए अपने उत्तर को पूर्ण करेंगे। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप दक्षिण एशिया में स्वास्थ्य स्थिति का परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप दक्षिण एशिया में स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों पर प्रकाश डालते हुए भारत में भी स्वास्थ्य की बदहाली से संबंधित कुछ आंकड़े देंगे। फिर आप स्वास्थ्य क्षेत्र में कैसे बेहतर अवसंरचनागत विकास किया जा सकता है, इसके संदर्भ में सुझाव प्रदान करेंगे और इस प्रकार से एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष देते हुए अपने उत्तर को पूर्ण करेंगे। बायजूस IAS हिंदी के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।